अस्सलामुअलैकुम, वेलकम एवरीवन। आज हमारा सीपीसी का लेक्चर नंबर 5 है और आज का हमारा टॉपिक है मीन प्रॉफिट। आज हम मीन प्रॉफिट के बारे में पढ़ेंगे। इससे रेलेवेंट प्रोविजन सीपीसी के अंदर कौन सा है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 12 और इसके अलावा ऑर्डर 20 रूल 12 सीपीसी। आज जो हमने पढ़ना है उसका एक टेबल मैंने यहाँ पर बना दिया है। आज हम पढ़ेंगे मीन प्रॉफिट की डेफिनेशन। इसके अलावा जो डेफिनेशन इसकी सेक्शन 2 सब सेक्शन 12 में दी हुई है, इसी से हम इसके एसेंशियल्स ड्रॉ करेंगे। इसके अलावा हम ये पढ़ेंगे कि मीन प्रॉफिट अवार्ड करने का ऑब्जेक्ट क्या है, इसका पर्पस क्या है, लिमिटेशन पीरियड क्या है, यानी कि कितने टाइम के अंदर आप अदालत से या कोर्ट से जो है मीन प्रॉफिट का क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे असेसमेंट कैलकुलेशन ऑफ मीन प्रॉफिट किस तरह होती है और लास्ट में हम पढ़ेंगे डिग्री फॉर पोजीशन एंड मीन प्रॉफिट। तो पहले हम इसकी मीनिंग और डेफिनेशन देख लेते हैं। तो मीन प्रॉफिट किस प्रॉफिट को कहते हैं? प्रॉफिट अर्न बाय अ पर्सन हु इज़ इन रॉन्गफुल पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड मीन प्रॉफिट। तो ये एक ऐसा प्रॉफिट है जो ऐसे शख्स ने हासिल किया है जिसके पास प्रॉपर्टी की कैसी पोजीशन है, रॉन्गफुल पोजीशन है, यानी कि ऐसे शख्स ने जितना प्रॉफिट अर्न किया है अनलॉफुली किसी प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई करके, तो वो जो प्रॉफिट उसने अर्न किया है वो क्या कहलाता है, मीन प्रॉफिट। सेकंड जो डेफिनेशन है जिससे आप इसको और अच्छे से समझ सकते हो वो क्या है, इट इज़ अ कंपनसेशन अवॉर्डेड अगेंस्ट अ पर्सन हु इज़ इन रॉन्गफुल पोजीशन। ये एक कंपनसेशन है यानी डैमेजेस हैं जो कि दिए जाते हैं किस शख्स के ख़िलाफ़, उस शख्स के ख़िलाफ़ जिसके पास रॉन्गफुल पोजीशन है यानी अनलॉफुल पोजीशन है, जिसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। तो किसको दी जाती है? ये जो राइटफुल ऑनर होता है, जो राइटफुल पोजेसर होता है, उसको मीन प्रॉफिट दिया जाता है। तो इसको हम और डिफ़ाइन करें तो किस तरह करेंगे? मीन प्रॉफिट, इसको मैं शॉर्ट में एमपी लिख रही हूँ, ठीक है। तो जहाँ जहाँ एमपी आएगा इसका मतलब है मीन प्रॉफिट। मीन प्रॉफिट्स आर प्रॉफिट्स टू विच अ पर्सन इज़ entitled but from which he has been kept out by defendant। अच्छा, अब हम इसको किस तरह समझ सकते हैं आसानी से? इसके अब दो सेंसेस हैं। एक सेंस तो ये है कि जो शख्स जिसने रॉन्गफुली प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई किया हुआ है उसने जितना प्रॉफिट अर्न किया है वो प्रॉफिट क्या कहलाता है, मीन प्रॉफिट। और ये मीन प्रॉफिट फिर किसे दिया जाता है? जो कि राइटफुल ऑनर है, यानी जिसका हक था उस प्रॉफिट को अर्न करना। तो ये कंपनसेशन की फॉर्म में प्रॉफिट जो है उस शख्स को दिया जाता है जो कि राइटफुल ऑनर है, जो कि राइटफुल पोजेसर है, ठीक है। तो ये क्या डेफिनेशन है? मीन प्रॉफिट्स आर प्रॉफिट टू विच अ पर्सन इज़ इंटाइटल्ड। ये वो प्रॉफिट है जिसका एक पर्सन जो है इंटाइटल्ड है। कौन सा पर्सन है ये? जो उस जगह का मालिक है, जो कि रियल ऑनर है। बट फ्रॉम विच ही इज़ बीन केप्ट आउट बाय डिफेंडेंट। लेकिन किसकी वजह से उसे नहीं मिल रहा? डिफेंडेंट की वजह से, यानी वो शख्स जिसके पास प्रॉपर्टी की रॉन्गफुल पोजीशन है। रॉन्गफुल पोजीशन से क्या मुराद है? यानी अनलॉफुल पोजीशन, नॉट जस्टिफाइड बाय लॉ, ठीक है। तो ये दोनों डेफिनेशंस जो हैं इससे आप मीन प्रॉफिट को समझ सकते हैं। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, एक प्रॉपर्टी है जिसका ऑनर कौन है? ए क्या है यहाँ पर? ऑनर। लेकिन इसकी प्रॉपर्टी पर इसकी प्रॉपर्टी को किसने ऑक्यूपाई किया हुआ है? बी ने इसकी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है। तो बी हैज़ रॉन्गफुल पोजीशन, ठीक है। और बी ने क्या किया? इस प्रॉपर्टी का रॉन्गफुल पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी, बी ने क्या किया? ए की जो प्रॉपर्टी है उसका कुछ हिस्सा किसी भी टेनेंट को रेंट पर दे दिया, यानी कि कुछ हिस्सा प्रॉपर्टी का रेंट आउट कर दिया, कितना भी अब वो रेंट ले रहा है। तो अब ये जो रेंट आ रहा है, इस रेंट को रिसीव कौन कर रहा है? बी। ए की प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर रॉन्गफुल पोजीशन है बी की, और बी खुद भी फ़ायदा ले रहा है और उसका कुछ हिस्सा प्रॉपर्टी का उसने रेंट आउट भी किया हुआ है। तो जितना बेनिफिट यहाँ पर बी अर्न कर रहा है इस रेंट समेत, और जो ख़ुद यहाँ पर रह रहा है, तो इस प्रॉफिट को क्या कहते हैं? मीन प्रॉफिट। और ये मीन प्रॉफिट कौन इस मीन प्रॉफिट का हकदार है? ए, जो कि रियल ऑनर है। यही जो प्रॉफिट है जो बी अर्न करता है, ये प्रॉफिट क्या कहलाता है? मीन प्रॉफिट, बिकॉज ही इज़ इन द रॉन्गफुल पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी। और इस प्रॉफिट का इंटाइटल्ड कौन है? ऑनर।
तो ए जो है इस प्रॉपर्टी का ऑनर है, लेकिन बी ने इस प्रॉपर्टी को रॉन्गफुली पजेस किया हुआ है और इसका कुछ हिस्सा जो है उसने रेंट आउट भी किया हुआ है। तो ये जितना प्रॉफिट बी अर्न कर रहा है ये प्रॉफिट क्या है, मीन प्रॉफिट। और ये मीन प्रॉफिट किसको मिलना चाहिए, ए को। तो ये एज अ कंपनसेशन ए को अवार्ड किया जाता है। तो इस सारे को हम क्या कहते हैं, मीन प्रॉफिट। होप सो इस यहाँ तक इलस्ट्रेशन से आपको मीन प्रॉफिट का जो मतलब है वो समझ आ गया होगा। तो मीन प्रॉफिट्स कौन से प्रॉफिट्स हैं, मीन प्रॉफिट्स ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स दोज प्रॉफिट्स, ये वो वाले प्रॉफिट्स हैं विच द पर्सन इन रॉन्गफुल पोजीशन ऑफ सच प्रॉपर्टी एक्चुअली रिसीव्ड, जो कि किस शख्स ने एक्चुअली हासिल किए हैं, किस शख्स ने रिसीव किए हैं जो कि रॉन्गफुली पोजीशन में है, या तो उसने एक्चुअली रिसीव किए हैं और माइट विद ऑर्डिनरी डिलीजेंस हैव रिसीव देयर फ्रॉम, या फिर वो प्रॉफिट्स जो हैं उस प्रॉपर्टी से अर्न कर सकता था। टुगेदर विद इंटरेस्ट ऑन सच प्रॉफिट्स, और इन प्रॉफिट्स के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो भी। तो इस पूरे का मतलब क्या है कि वो शख्स जिसके पास रॉन्गफुल पोजीशन है तो उसने उस प्रॉपर्टी से जितना प्रॉफिट अर्न किया है या जितना प्रॉफिट वो अर्न कर सकता है, और इसके साथ इसी प्रॉफिट के ऊपर इंटरेस्ट भी, तो ये प्रॉफिट इंटरेस्ट के साथ ये क्या कहलाता है, मीन प्रॉफिट। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन भी दी हुई है कि इस प्रॉफिट के अंदर कौन सी चीज़ नहीं आती, कौन से प्रॉफिट्स नहीं आते, बट शेल नॉट इंक्लूड प्रॉफिट्स ड्यू टू इम्प्रूवमेंट्स मेड बाय द पर्सन इन रॉन्गफुल पोजीशन। तो जो पर्सन रॉन्गफुल पोजीशन में है, अगर उसने प्रॉपर्टी में कोई इम्प्रूवमेंट की है और उस इम्प्रूवमेंट की वजह से अगर उसने कोई प्रॉफिट अर्न किया है, तो वो फिर जो राइटफुल ऑनर है वो उस इम्प्रूवमेंट की वजह से होने वाला जो प्रॉफिट है उससे अर्न नहीं कर सकता, वो उससे क्लेम नहीं कर सकता। ठीक है, इसके बाद हम इसी से इसके एसेंशियल्स ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहला एसेंशियल एलिमेंट क्या है, मीन प्रॉफिट ऑफ प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर आपने पहले ये समझना है कि किस प्रॉपर्टी की बात हो रही है, क्योंकि प्रॉपर्टी दो तरह की है, मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये समझ लें कि मीन प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है अगर उसको कोई रॉन्गफुली पजेस करता है उसके लिहाज से सिर्फ क्लेम की जा सकती है। मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड ये आपको रिलीफ नहीं मिल सकता। तो पहला एसेंशियल हमारे पास क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। एक इमूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। और दूसरा एसेंशियल क्या है, मींस दोज प्रॉफिट्स विच द पर्सन इन रॉन्गफुल पोजीशन ऑफ सच प्रॉपर्टी। और इस प्रॉपर्टी की क्या होनी चाहिए, रॉन्गफुल पोजीशन बाय पर्सन। देयर शुड बी रॉन्गफुल का क्या मतलब है, यानी कि अनऑथोराइज्ड, यानी जो रियल ऑनर है उसने उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ रॉन्गफुल अनऑथोराइज्ड पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो पहले दो एसेंशियल्स क्या हैं, प्रॉपर्टी कौन सी होनी चाहिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी, और उस इमूवेबल प्रॉपर्टी को किसी ऐसे शख्स ने ऑक्यूपाई किया हो जिसकी पोजीशन कैसी हो, रॉन्गफुल। थर्ड एसेंशियल क्या है, possession of such property actually received or might with ordinary diligence have received therefrom. Third essential क्या है, the person in wrongful possession has actually received or might receive with ordinary diligence. थर्ड एसेंशियल क्या है कि जिस पर्सन ने उस प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई किया हुआ है तो वो उससे कोई जो प्रॉफिट है वो अर्न करे, वो कोई प्रॉफिट उससे ले, या फिर अगर उसने एक्चुअली प्रॉफिट लिया हुआ हो या फिर वो प्रॉफिट ले सकता था। नेक्स्ट एसेंशियल हमारे पास क्या है, जो यहाँ पर तो मेंशन नहीं है लेकिन वो जाहिर है यहाँ पर इसका मकसद ये है कि कौन इस मीन प्रॉफिट को क्लेम कर सकता है, ओनली राइटफुल ओनर कैन क्लेम मीन प्रॉफिट। ठीक है, तो सबसे पहले और सबसे जो मेन चीज़ है मीन प्रॉफिट को प्रूव करने के लिए वो क्या है, रॉन्गफुल पोजीशन। कि आपने ये प्रूव करना है कि जिस शख्स के पास उस प्रॉपर्टी की पोजीशन है जिससे आप मीन प्रॉफिट रिकवर करना चाह रहे हो कि उसके पास पोजीशन जो है रॉन्गफुली है, आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ है, आपने उसे नहीं दी और उसने आपको उस प्रॉपर्टी की पोजीशन से महरूम किया हुआ है। तो यहाँ पर एक एसेंशियल एलिमेंट क्या है, रॉन्गफुल
position is the foundation of claims of mean profit। तो रॉन्गफुल पोजीशन जो है मीन प्रॉफिट के क्लेम में जो बेसिक है, सबसे ज़्यादा बुनियादी है, आपने रॉन्गफुल पोजीशन जो है उसको लाजमी प्रूव करना है। अच्छा, ये जो सेक्शन 2 सब सेक्शन 12 है, इसमें जो मीन प्रॉफिट्स हैं उसके अंदर दो चीज़ें आती हैं। एक तो ये है जो प्रॉफिट्स अर्न किए हैं या रिसीव किए हैं, रिसीव्ड, प्लस इनके ऊपर इंटरेस्ट ऑन सच प्रॉफिट्स। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें मिला के बनता है हमारे पास मीन प्रॉफिट। तो मीन प्रॉफिट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? जो पर्सन रॉन्गफुल पोजीशन में है उसने वो प्रॉफिट अर्न किया है या वो प्रॉफिट अर्न कर सकता था, और इस प्रॉफिट के ऊपर जितना इंटरेस्ट है, और ये इंटरेस्ट किस हिसाब से लगेगा, पर ये परसेंटेज के हिसाब से लगेगा, किस हिसाब से, पर एनम, यानी कि एनुअली। प्रॉफिट्स जो हैं, मतलब जब कोर्ट इसकी असेसमेंट करेगी, अभी जब हम इसके असेसमेंट का टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये चीज़ें आप समझेंगे कि तो जब कोर्ट्स प्रॉफिट को जो है असेस करती है, कैलकुलेट करती है, तो जितने ईयर्स का ये प्रॉफिट बनता है तो पर ईयर के लिहाज से उसके ऊपर इंटरेस्ट भी दिया जाता है, और ये इंटरेस्ट जो है 6% से नॉर्मली ज़्यादा नहीं होता, यानी कि जो प्रॉफिट पर ईयर का है उसके ऊपर 6% उसका इंटरेस्ट रेट जो है वो भी इस मीन प्रॉफिट के अंदर आमतौर पर शामिल किया जाता है। तो ये जो मीन प्रॉफिट है ये आमतौर पे किस तरह के केसेस में आप देखते हैं? जो रिकवरी के मैटर्स होते हैं, रिकवरी ऑफ पोजीशन, तो रिकवरी ऑफ पोजीशन के साथ ही मीन प्रॉफिट का क्लेम भी होता है, या फिर एक सूट है, सूट फॉर इजेक्टमेंट, टेनेंट की भी हो सकती है, ट्रेसपैसर। तो कोई भी जो ट्रेसपैसर है अगर वो आपकी प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई करता है तो आप उससे प्रॉपर्टी को भी रिकवर कर सकते हैं, और जो मीन प्रॉफिट है उनको भी रिकवर कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मीन प्रॉफिट अवार्ड करने का ऑब्जेक्ट क्या है, पर्पस क्या होता है। तो एक सबसे पहले तो आप ये समझें कि इसको अवार्ड करने की बुनियादी मकसद क्या है। एक हमारे पास जो लॉ का प्रिंसिपल है वो है कि व्हेन देयर इज़ अ राइट देयर इज़ अ रेमेडी, यानी कि जब भी आपका कोई राइट जहाँ पर होता है तो जब भी वो राइट वायलेट होगा तो उसके लिए कोई ना कोई रेमेडी ज़रूर मौजूद होती है। तो इस लिहाज से मीन प्रॉफिट अवार्ड करने का ऑब्जेक्ट क्या होता है? टू कंपनसेट द पर्सन इंटाइटल्ड, यानी जो हकदार है उसको कंपनसेट करना। और सेकंड इसका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? टू rectify a wrong that has taken place। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसका? सबसे पहला ऑब्जेक्ट ये है कि जो पर्सन एंटाइटल्ड है उसको कंपनसेट किया जाए, यानी जितना उसको लॉस हुआ है, जितना उसको नुकसान उठाना पड़ा है उसके लिए उसको कंपनसेट किया जाए। सेकंड ऑब्जेक्ट क्या है कि जो रॉन्ग हुआ है, रॉन्ग कमिट हुआ है, इनजस्टिस हुआ है, उसको रेक्टिफाई किया जाए, उसे ठीक किया जाए। इसके बाद हम देख लेते हैं कि लिमिटेशन पीरियड क्या है, यानी आप कितने टाइम के अंदर मीन प्रॉफिट को क्लेम कर सकते हैं। तो इससे रेलिवेंट प्रोविज़न क्या है? लिमिटेशन एक्ट 1908 का आर्टिकल नंबर 109 वो इसकी डिटेल देता है, वो लिमिटेशन पीरियड बताता है। और एज़ पर आर्टिकल 109 तो जो शख्स डिप्राइव्ड है, यानी जिसकी प्रॉपर्टी जो है किसी और ने ऑक्यूपाई की हुई है, या कोई टेनेंट है वो उस प्रॉपर्टी को छोड़ नहीं रहा और ना ही वो उसका रेंट पे कर रहा है, तो ऑफ कोर्स वो भी एक ट्रेसपैसर है। तो लिमिटेशन पीरियड क्या है कि 3 साल के अंदर अंदर वो अदालत से रुजू करे, अदालत से मीन प्रॉफिट जो है क्लेम कर सकता है, और अदालत उसको विद इन, यानी कि इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, यानी जब उसने जो केस है वो शुरू किया है, सूट जब से शुरू किया है उससे पिछले 3 साल तक का जो मीन प्रॉफिट है वो दे सकती है। लेकिन अगर किसी ने 4 साल, 5 साल, 6-7 साल बाद या 4 साल बाद ही अगर कोई रिकवरी का क्लेम करता है पोजीशन का, तो उसके साथ मीन प्रॉफिट उसको नहीं दिए जा सकते, क्योंकि उस चौथे साल के लिए नहीं दिए जा सकते, सिर्फ 3 साल के लिए दिए जा सकते हैं। तो बिफोर इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट पिछले 3 साल का मीन प्रॉफिट जो है अदालत दे सकती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट। तो मीन प्रॉफिट अवार्ड करना टोटली इट इज़ लेफ्ट इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट, यानी अदालत की मर्ज़ी है कि कितना
यानी कि ये अदालत की मर्ज़ी है कि कितना आपको मीन प्रॉफिट जो अवार्ड करती है। इवन समटाइम्स अगर आप रिकवरी ऑफ पोजीशन के साथ मीन प्रॉफिट क्लेम नहीं भी करते हो, तब भी कोर्ट बाय एक्सरसाइजिंग इट्स डिस्क्रिशनरी पावर मीन प्रॉफिट जो है अवार्ड कर सकती है। तो कितना अवार्ड करना है और कितना मीन प्रॉफिट देना चाहिए और इसके ऊपर कितना इंटरेस्ट देना चाहिए या इंटरेस्ट देना चाहिए या नहीं, तो ये टोटली कोर्ट ख़ुद डिसाइड करता है कि, और कोर्ट किस तरह डिसाइड करता है, कोर्ट मीन प्रॉफिट की कैलकुलेशन करता है, इसकी असेसमेंट करता है। तो इसके बाद अब हम समझते हैं कि कैलकुलेशन मीन प्रॉफिट की किस तरह होती है। असेसमेंट कैलकुलेशन ऑफ मीन प्रॉफिट किस तरह होती है, तो कब से कब तक का मीन प्रॉफिट दिया जाता है, फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ सूट, यानी कि जब अदालत के पास सूट आया है, यानी रिकवरी ऑफ सूट के साथ अगर मीन प्रॉफिट क्लेम किया गया, इजेक्टमेंट के सूट के साथ मीन प्रॉफिट क्लेम किया गया है जब भी, तो जो डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ सूट है, जिस दिन सूट फाइल किया है, वहाँ से लेकर उस डेट से कैलकुलेशन शुरू होगी और उस डेट तक जब पोजीशन जो है रिटर्न होगी। क्योंकि ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ मैटर अगर जो डिफेंडेंट है वो ख़ुद अगर पोजीशन रिटर्न करना चाहिए, प्रिलिमिनरी डिक्री के ज़रिए कोर्ट जो है पोजीशन रीस्टोर करवा दे, तो उस टाइम तक जो है मीन प्रॉफिट की कैलकुलेशन होती है। अच्छा, ये जो फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ सूट है, इसमें वही लिमिटेशन पीरियड वाली बात भी अपनी जगह है कि फाइलिंग ऑफ सूट से अगर मिसाल के तौर पे उस बंदे ने जो ऑनर है विद इन 3 ईयर्स अगर अपना सूट लाया है अदालत में, मीन प्रॉफिट क्लेम कर रहा है वो, तो वो 3 साल भी इसके अंदर शामिल होंगे। ठीक है, तो वो उन 3 ईयर्स को मिलाकर तब तक जब पोजीशन जो है रीस्टोर होगी तब तक। फॉर एग्ज़ाम्पल एक शख्स है ए जो कि ऑनर है प्रॉपर्टी का, मई 2021 को इसकी प्रॉपर्टी को किसने ऑक्यूपाई कर लिया है, बी ने, जो कि क्या है यहाँ पर एक ट्रेसपासर है। फिर ए क्या करता है, बी के ख़िलाफ़ सूट फाइल करता है। कब फाइल करता है ये, मई 2022। अब जब इसने सूट फाइल किया मई में 2022 में, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगस्त 2022 में प्रिलिमिनरी डिक्री आ जाती है, रिकवरी रिस्टोर कर दी जाती है पोजीशन, या फिर अगस्त 2022 को जो बी है वो ख़ुद प्रॉपर्टी को ए के हैंड ओवर कर लेता है। अगस्त 2022 को पोजीशन रीस्टोर हो जाती है। तो मई 2021 जब से बी ने प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई किया था, मई 2021 से लेकर अगस्त 2022, यानी जब पोजीशन इस ए के पास से लॉस्ट हुई है, जब से ए प्रॉपर्टी से डिप्राइव हुआ है, तब से लेकर जब पोजीशन इसको वापस मिली है प्रॉपर्टी की अगस्त 2022, आइदर बाय प्रिलिमिनरी डिक्री और जो ट्रेसपेसर है उसने ख़ुद प्रॉपर्टी उसने रिस्टोर की है, तो तब की डेट तक। तो असेसमेंट के लिए क्या फार्मूला है हमारे पास कि फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ सूट, तब से लेके जब प्रॉपर्टी की पोजीशन रीस्टोर कर दी जाती है तब तक उस टाइम पीरियड के लिहाज से जो है मीन प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है। अब बात यह है कि मीन प्रॉफिट को असेस किस तरह किया जाएगा कि कितना मीन प्रॉफिट बनता है। तो इस चीज़ के लिए आप जहन में रख दें कि इट्स असेसमेंट इज़ टोटली द डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट, जो भी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो मीन प्रॉफिट कितना बनता है उस टाइम से लेकर उस टाइम तक, कितना मीन प्रॉफिट जो है या कंपनसेशन देनी चाहिए उसको, इसके बारे में डिसाइड करना किसका काम है, कोर्ट का काम है। क्योंकि ये डैमेजेस की फॉर्म में होता है मीन प्रॉफिट, एक कंपनसेशन इस फॉर्म में है, और इसको एसरटेन कौन करेगा, कोर्ट ख़ुद इसकी असेसमेंट करेगी। इसी तरह जो प्रॉफिट्स जो हैं, प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट, तो मीन प्रॉफिट क्या है हमारे पास, प्रॉफिट जो अर्न हुआ है प्लस उसके ऊपर इंटरेस्ट। तो अदालत चाहे तो इंटरेस्ट अवार्ड करे, अदालत चाहे इंटरेस्ट ना अवार्ड करे, अदालत चाहे प्रॉफिट और इंटरेस्ट दोनों अवार्ड करे, और कितने अवार्ड करने हैं तो ये टोटली अदालत का अपना फ़ैसला है, अदालत का अपना डिस्क्रिशन है। लास्ट में अब हम जो ऑर्डर 20 रूल 12 है इसको शॉर्टली डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसको फिर कभी किसी नेक्स्ट लेक्चर में ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जो इससे रेलिवेंट प्रोविज़न आपको मिलेगा डिक्री से रिलेटेड, मीन प्रॉफिट की डिक्री से रिलेटेड, वो बुक में ऑर्डर 20 रूल 12 है। तो ऑर्डर 20 रूल 12 में जो डिक्री पास होती है, इसको तो हम डिक्री के टॉपिक में भी एक बार उसको वहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर वहाँ पर डिस्कस किया था कि ये जो डिक्री पास होती है ये पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल नेचर की डिक्री होती है।
ठीक है। तो जो ऑर्डर 20 रूल 12 है, इसमें जो डिक्री पास होती है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक रिकवरी ऑफ पोजीशन की डिक्री, और इसके साथ मीन प्रॉफिट या जो रेंट्स हैं उनकी डिक्री, और इसके साथ क्या होता है कि जो मीन प्रॉफिट जो अवार्ड करने हैं उसकी इंक्वायरी होती है, कितने मीन प्रॉफिट वगैरह या रेंट्स वगैरह जो है देने चाहिए उसके बारे में इंक्वायरी की डिक्री होती है। और लास्ट में क्या होता है, जो पोजीशन है वो रॉन्गफुल पोजेसर से रिकवर कर दी जाती है, और जो डिक्री होल्डर है यानी जो राइटफुल ऑनर है उसको प्रॉपर्टी जो है दे दी जाती है। एक बार अब हम आज के पूरे टॉपिक को क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मीन प्रॉफिट। रेलिवेंट प्रोविजन कौन से, सेक्शन 2 सबसेक्शन 12 और ऑर्डर 20 रूल 12। तो मीन प्रॉफिट को कहते हैं वो प्रॉफिट जो एक रॉन्गफुल पोजेसर ने अनलॉफुल जो पोजेसर है उसने अर्न किए हैं या अर्न कर सकता था, वो प्रॉफिट्स क्या कहलाते हैं, मीन प्रॉफिट। और ये एज अ कंपनसेशन जो राइटफुल ऑनर है उसको दिए जाते हैं। तो ये प्रॉफिट्स क्या कहलाते हैं, मीन प्रॉफिट। और इसमें हमने एग्जांपल क्या डिस्कस किए कि फॉर एग्जांपल एक ए जो है वो ऑनर है और बी ने इसकी प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई किया, ख़ुद भी वो उस प्रॉपर्टी में रह रहा है और इसका कुछ पोर्शन जो है उसने रेंट आउट किया हुआ है। तो बी से जितना प्रॉफिट ले रहा है, जो खुद यानी उसकी जो रिहाइश है और जो टेनेंट से जो रेंट रिसीव कर रहा है, तो ये दोनों चीज़ें किसको मिलनी चाहिए, ऑनर को। तो ये जो प्रॉफिट ये अर्न करता है ये वो प्रॉफिट है जो कि मीन प्रॉफिट कहलाता है, और ये एज अ कंपनसेशन जो राइटफुल ऑनर है उसको दिया जाता है। फिर डेफिनेशन में भी यहाँ पर एग्जैक्टली वही सेम चीज़ ही है कि वो प्रॉफिट जो कि रॉन्गफुल पोजेसर ने अर्न किए हैं या अर्न कर सकता था, तो वो कौन से होते हैं, मीन प्रॉफिट। लेकिन अगर उसने उस प्रॉपर्टी के ऊपर यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर अगर कोई इम्प्रूवमेंट्स की है, कुछ एडिशन वगैरह की है, तो उससे होने वाला जो प्रॉफिट है वो राइटफुल जो ऑनर है वो क्लेम नहीं कर सकता। जो इम्प्रूवमेंट की वजह से होने वाला प्रॉफिट है वो राइटफुल ऑनर उनको क्लेम नहीं कर सकता। इसी से हमने इसके एसेंशियल्स ड्रॉ किए थे कि प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी से मीन प्रॉफिट जो है उसको क्लेम किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी। और लाजमी ये है कि रॉन्गफुल या अनऑथोराइज प्रॉपर्टी की पोजीशन हो। तो जो शख्स जिसके पास पोजीशन है ही नहीं, यानी ना तो उसके पास खुद पोजीशन है और ना ही उसने आपकी प्रॉपर्टी को लेट आउट किया है, किसी और को दिया हुआ है, तो अगर तो किसी के पास पोजीशन बिल्कुल ही नहीं है तो आप उसके ख़िलाफ़ ये क्लेम फ़ाइल नहीं कर सकते। इसी तरह जो राइटफुल ऑनर है उसके ख़िलाफ़ भी आप मीन प्रॉफिट क्लेम नहीं कर सकते। ठीक, तो कौन सी प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। और इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर रॉन्गफुल पोजीशन होनी चाहिए, और जिस पर्सन की रॉन्गफुल पोजीशन है उसने उससे प्रॉफिट अर्न किया हो या प्रॉफिट अर्न कर सकता है। तो और लास्ट में क्या है, कौन सा शख्स जो है मीन प्रॉफिट क्लेम कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ राइटफुल ऑनर जो है मीन प्रॉफिट को क्लेम कर सकता है। तो रॉन्गफुल पोजीशन जो है मीन प्रॉफिट के क्लेम की फाउंडेशन है, प्रिंसिपल है, बेसिक है। तो मीन प्रॉफिट के अंदर एज़ पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 12 दो चीज़ें आती हैं, प्रॉफिट जो अर्न किया है या अर्न कर सकता था, और इसके ऊपर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किस लिहाज से होता है, पर एनम यानी पर ईयर जितना प्रॉफिट अर्न किया है उसके ऊपर परसेंटेज वाइज, और नॉर्मली 6% प्रॉफिट का जो 6% है वो एज ए इंटरेस्ट जो है वो भी अवॉर्ड किया जाता है। और जो मीन प्रॉफिट के क्लेम्स हैं वो आमतौर पे कौन से सूट्स के साथ होते हैं, जो रिकवरी ऑफ पोजीशन के होते हैं, सूट फॉर इजेक्टमेंट वगैरह होते हैं, रिकवरी ऑफ पोजीशन के होते हैं। तो ऐसे सारे केसेस में मीन प्रॉफिट का जो क्लेम है वो भी साथ होता है। फिर हमने पढ़ा कि मीन प्रॉफिट को अवॉर्ड करने का ऑब्जेक्ट क्या है। तो इसका मकसद ये होता है कि जो पर्सन जिसका लॉस हुआ है, जो डिप्राइव है, उसको कंपनसेट करना, और जो रॉन्ग कमिट हुआ है उसको रेक्टिफाई करना। फिर लिमिटेशन पीरियड क्या है, लिमिटेशन एक्ट 1908 केस आर्टिकल 109 में लिमिटेशन पीरियड दिया हुआ है। वो क्या है कि 3 ईयर्स, यानी कि जब आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर रॉन्गफुली पोजीशन हो जाए किसी की, तो उसके 3 साल के अंदर जो है आप मीन प्रॉफिट का क्लेम करें। और अगर आप उसके बाद जाते हैं तो कोर्ट आपको इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट से पिछले 3 साल तक का मीन प्रॉफिट जो है वो दे सकती है। फॉर एग्जांपल अगर आप 4 साल बाद अगर कोर्ट में रिकवरी ऑफ पोजीशन के लिए जाते हैं तो अदालत आपको पिछले 3 साल का जो मीन प्रॉफिट है वो दे सकती है, और चौथा नहीं, क्योंकि आर्टिकल 109 के तहत क्या है, 3 ईयर्स। तो जो डिफेंडेंट है वो पिछले 3 साल का जो मीन प्रॉफिट है वो देगा। इसके बाद हमने पढ़ा कि डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट है मीन प्रॉफिट अवार्ड करना और मीन प्रॉफिट को एसेस करना, कैलकुलेट करना, टोटली कोर्ट का डिस्क्रिशन है। और फिर हमने पढ़ा कि इसकी असेसमेंट किस तरह होती है। तो फाइलिंग ऑफ सूट से लेकर उस दिन तक, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ सूट से लेकर डेट ऑफ रिकवरी ऑफ पोजीशन तक का जो जितना टाइम पीरियड है उसका मीन प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है। इसमें हमने फिर ये एग्जांपल डिस्कस की है।
और फिर उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया कि जो मीन प्रॉफिट की जो कैलकुलेशन है उसकी असेसमेंट करना कोर्ट का काम है, क्योंकि ये डैमेजेस के फॉर्म में होता है। इसके सेटलमेंट कोर्ट करती है कितना आपको इंटरेस्ट देना है ऊपर और कितना मीन प्रॉफिट आपका बनता है। और इसके बाद हमने एक एग्जांपल पढ़ी है मीन प्रॉफिट की, जो डिक्री ऑर्डर 20 रूल 14 में है। इसमें कोर्ट जो है 4 तरह की डिक्रीज पास करती है और ये जो डिक्री होती है ये पार्टली प्रिलिमिनरी पार्टली फ़ाइनल है। इसमें रिकवरी ऑफ पोजीशन की डिक्री होती है, मीन प्रॉफिट की डिक्री होती है और फिर इंक्वायरी की प्रिलिमिनरी डिक्री होती है कि मीन प्रॉफिट कितने अवार्ड किए जाएंगे, उसके बारे में इंक्वायरी। और लास्ट होता है कि जो रॉन्गफुल पोजेसर था उससे प्रॉपर्टी को रिकवर किया जाता है और जो राइटफुल ऑनर है, जो इस केस का फिर जजमेंट इस केस का डिक्री होल्डर होता है, उसको पोजीशन जो है रिस्टोर की जाती है। थैंक यू सो मच।